कहानी की शुरुआत एक नाइट क्लब से होती है। क्लब के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। धंधे का टाइम है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हम गाड़ी यहाँ खड़ी करेंगे। और ये कहते ही वो गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। फायरिंग से कई लोग वहीं मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनका लीडर आर्कादी कारसोव। वो एक आदमी से कहता है, आज से यहाँ मेरा राज चलेगा और इस क्लब में मेरी लड़कियां काम करेंगी। वो आदमी हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? करासोव मुस्कुराते हुए अपना कार्ड दिखाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़कियों को जबरदस्ती गलत काम करवाता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत उदास है। उसका नाम एना है। वो कुछ देर बाद रोने लगती है। फिर कहानी 15 साल बाद पहुंचती है। अब एना एक कैफे में बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है, हमें ये काम जितनी जल्दी हो सके खत्म करना है। उसी समय हम देखते हैं कि एक काली गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। वो गाड़ी फ्रैंक मार्टिन की है। वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, अपने नियमों का पक्का और तेज ड्राइविंग के लिए मशहूर। कुछ चोर वहां आते हैं और गाड़ी चुराने की कोशिश करते हैं। तभी फ्रैंक वहां पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है, मेरी इजाजत के बिना कोई मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। चोर उससे गाड़ी की चाबी छीनने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक कोई आम आदमी नहीं है। वो कुछ ही सेकंड में सबको सबक सिखा देता है। सबको गिराकर गाड़ी में बैठा है और वहां से निकल जाता है। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक सरकारी बिल्डिंग के सामने रुकता है। वो है फ्रैंक का बाप, फ्रैंक मार्टिन सीनियर। मार्टिन पहले एक सीक्रेट एजेंट था जो अब रिटायर हो चुका है। फ्रैंक की तरफ हम एक लड़की छाओ को देखते हैं जो एक बड़े बिजनेसमैन यूरी द रशियन से मिलने आई होती है। छाओ अपनी दोस्त जीना को फोन करके वहां बुलाती है। जीना आते ही यूरी पर गोली चला देती है और उसके साथ खड़ी लड़की को भी मार देती है। फिर वो अपना लॉकेट उस लड़की के गले में डालती है, उसकी जेब से चाबी निकालती है, पूरा कमरा आग में जला देती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। फिर हम दोबारा फ्रैंक को देखते हैं जो अपने पापा के साथ खुश होकर सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसी वक्त उसे एना का फोन आता है। एना फोन पर कहती है, तुम्हारे लिए एक काम है, एक पार्सल पहुंचाना है। फ्रैंक कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं करासोव जो अपने साथियों के साथ बैठा होता है। उसे पुलिस से फोन आता है क्योंकि जो मरा था वो असल में करासोव का आदमी था। वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस उसे लाश दिखाती है। करासोव लाश को देखता है और कहता है, मैं इस आदमी को नहीं जानता। पुलिस अफसर कहता है, शायद तुम इस लड़की को जानते हो। जब करासोव उस लड़की के गले में लॉकेट देखता है तो पहचान जाता है कि ऐसा लॉकेट वो अपनी हर लड़की को पहनाता था जो उसके लिए काम करती थी। लेकिन फिर भी करासोव अनजान बनकर कहता है, मैं इसे नहीं जानता। फिर हम एनी को देखते हैं जिसके मिलने फ्रैंक आया होता है। एनी उसे बताती है, तुम्हारे लिए एक नया काम है। कल तुम्हें बैंक के सामने से 2 पैकेट उठाने हैं। फ्रैंक चुपचाप सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, मैं काम कर दूंगा। लेकिन तुरंत अपने नियम गिनाने लगता है। पहला नियम, सौदा कभी नहीं बदलेगा। दूसरा नियम, नाम मत पूछो। तीसरा नियम, अगर कोई नियम टूटेगा तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। एनी मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम्हारे सारे नियम मंजूर हैं। यह क्या सीन बदलता है। हम फ्रैंक के पिता मार्टिन सीनियर को देखते हैं जो शराब की एक महंगी बोतल खरीद रहे होते हैं। जैसे ही वह बोतल लेकर बाहर निकलते हैं उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखती है जिसका नाम मारिया है जो अपनी गाड़ी ठीक कर रही होती है। मार्टिन उसके पास जाता है और धीरे से पूछता है, क्या मैं मदद कर सकता हूं? मारिया मुस्कुराकर कहती है, हाँ जरूर। जैसे ही मार्टिन गाड़ी के पास जाता है मारिया अचानक उसे बेहोश कर देती है और उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर देती है। इधर हम फिर फ्रैंक को देखते हैं जो बैंक के सामने गाड़ी खड़ी करके इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद एनी बैंक से निकलती है। उसने इस बार सुनहरे बालों वाली विग पहनी होती है जिससे वह पहले से बिल्कुल अलग दिख रही होती है। वह तेज कदमों से आकर गाड़ी में बैठती है और पर्स हाथ में लेकर बैठ जाती है। फ्रैंक पूछता है, पैकेट कहाँ है? एनी मुस्कुराकर जवाब देती है, पैकेट आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि बैंक से 2 और लड़कियां निकल रही हैं। उन दोनों ने भी सुनहरे बालों वाली विग पहनी होती है। ये लड़कियां क्या और जीना है। वो दोनों भी आकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। फ्रैंक हैरान होकर पूछता है, कितना पैकेट है? ये सुनकर फ्रैंक तुरंत गुस्से में कहता है, तुरंत गाड़ी से बाहर निकलो। मेरा पहला नियम है कि सौदा कभी नहीं बदलेगा और ये लड़कियां पैकेट नहीं हैं। एनी उसे समझाने लगती है, फ्रैंक यही असली पैकेट है, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। तो फ्रैंक गुस्से में कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे पहले पूरी बात बताई ही नहीं थी। तभी पास के कुछ पुलिस वाले उन पर शक करने लगते हैं। एक पुलिस वाला पूछताछ के लिए उनके पास आने लगता है तो एनी कहती है कि तुम शायद मानोगे नहीं। यह कहकर वह अपना फोन निकाल लेती है और फ्रैंक देखता है कि उन्होंने उसके पिता को पकड़ रखा है।
तो वह कहती है कि अगर तुम अभी गाड़ी नहीं चलाओगे तो हम तुम्हारे पापा को मार देंगे, और फ्रैंक मजबूरी में अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस वाले उनके पीछे लग जाते हैं। वह भागता जाता है और पुलिस उसका पीछा करती रहती है। फ्रैंक को हरा है और सभी पुलिस वालों के पास फ्रैंक की गाड़ी का नंबर होता है, इसलिए पुलिस वाले हर जगह से उस पर हमला करते हैं और किस उड़ा देता है। तभी हम करासोव को देखते हैं जो बैंक में आया हुआ है क्योंकि उसके लॉकर को लूटा गया है, और बैंक में आकर उसे पता चलता है कि उसके लॉकर को 3 सुनहरे बालों वाली लड़कियों ने लूटा है। करासोव इन बातों को समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ फ्रैंक कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ और कोई काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं और मेरा पिताजी अभी यहीं से जा रहे हैं, और अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया तो तुम लोगों को खत्म करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तो लड़कियां कहती हैं, मैं पागल दिखाई देती हैं क्या? यह कहकर वे बताती हैं कि हमने तुम्हारे पापा को शराब में जहर मिलाकर पिलाया है, और अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर एंटीडोट नहीं दिया गया तो वे मर जाएंगे। यह सुनकर फ्रैंक समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सारे कोड उसी ब्लैक डायरी में हैं जो उन्होंने बैंक से चुरा कर लाई थी। उन कोड्स की मदद से वे सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक उन सभी गुंडों से लड़ता रहता है और आखिरकार स्कार कर्स को मात देकर अपनी गाड़ी के पास वापस पहुंचता है। तीनों लड़कियां पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी होती हैं, लेकिन जैसे ही फ्रैंक गाड़ी आगे बढ़ाता है और गुंडे आ जाते हैं, मगर फ्रैंक जल्द ही उन सबको भी निपटाकर वहां से निकल जाता है। सीन बदलता है। अब वही जहाज वाला सीन दिखता है जिसमें करासोव का दूसरा साथी मौजूद होता है। यहाँ पहुंचते हैं मारिया और मार्टिन। मार्टिन कहता है यह उनका नया पायलट है क्योंकि पुराने पायलट की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मगर करासोव का साथी इस पर यकीन नहीं करता और तुरंत पुराने पायलट को कॉल करता है। तब हम देखते हैं कि पुराना पायलट पहले ही उन लोगों के पास बंद है। पुराना पायलट फोन पर कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। एनी फ्रैंक को बताती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। वह बताती है कि वह एक ऐसे गांव से है जहां खाने के लाले हैं, लोग दिन भर मेहनत कर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। उसने बताया कि जब वो छोटी थी तो अपने पिता के साथ खेत पर काम करती थी। एक दिन जब वो शाम को घर लौटी तो उसने सूट बूट पहने एक आदमी को देखा। वही करासोव था। करासोव ने उसकी माँ से कहा कि वह उसे काम देगा और काम के नाम पर उसकी माँ को 500 यूरो दे दिए। उसकी माँ खुश हो गई और एनी को करासोव के पास भेज दिया। उस वक्त एनी की उम्र सिर्फ 12 साल थी। तब से करासोव उससे गंदा काम करवा रहा था, इसलिए अब एनी किसी भी हाल में उससे बदला लेना चाहती है। यह सब सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, सब कुछ छोड़कर यहाँ से चल जाओ। एनी कहती है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि कैसा महसूस होता है जब किसी ने तुम्हें घर से उठा लिया हो और कई दरिंदों ने तुम्हारे शरीर को तोड़ डाला, तुम ये दर्द कभी महसूस नहीं कर पाओगे। फिर सुबह का सीन आता है। फ्रैंक होगा। इतना कहकर वे वहां से चल देते हैं। अब फ्रैंक के पिता को भी सारी बातें पता चल जाती हैं, तो वह कहता है कि हमें इन लड़कियों की मदद करनी चाहिए। पर फ्रैंक कहता है कि उनकी मदद करना अच्छा आइडिया नहीं है, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। इतना कहकर वह अपने पिता को किसी जगह छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आती है जो उसके पिता के नंबर से आती है। जैसे ही वह कॉल उठाता है उसे करासोव की आवाज सुनाई देती है। करासोव कहता है कि तुम्हारा पिता अब मेरे कब्जे में है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके इन तीनों लड़कियों को मेरे पास लेकर आओ। यह सुनकर फ्रैंक डर जाता है और कहता है कि जो चाहो मैं ला दूंगा, पर मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह उन लड़कियों के पास पहुंचता है। वे सब गवाह सबूत जला रही होती हैं ताकि सब कुछ मिटाकर यहां से निकल सकें। करासोव मुस्कुराकर कहता है जब हम मिलिट्री में थे तभी तुम्हें मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए था फ्रैंक। अगर तब तुम मेरे साथ होते तो आज तुम भी मेरी तरह करोड़पति होते। फ्रैंक बिना डरे कहता है मैं मिलिट्री में अपने देश की सेवा करने गया था, तुम्हारी तरह लूटने के लिए नहीं, इसलिए हमारे रास्ते तब और अब भी अलग हैं। वे हैरान होकर पूछते हैं हमें यहाँ क्यों बुलाया है? करासोव हक्का बक्का कहता है मैंने तो तुम लोगों को नहीं बुलाया। तभी उनकी निगाहें एनी और दूसरी लड़कियों पर पड़ती हैं। एक साथी गुस्से में कहता है ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? यही तो वो हैं जिन्होंने हमारे सारे पैसे चुरा लिए थे। करासोव समझाता है मैं तो उनसे वही पैसा वापस लेने आया हूँ, पर उसके साथ ही शक में पड़ जाते हैं। हमें पहले से तुम पर शक था करासोव, शायद ये लड़कियां तुम्हारे लिए ही काम करती थीं। यह सुनती थीं। करासोव आग बबूला हो उठता है, तुरंत अपनी बंदूक निकालकर एनी पर तान देता है। उसे बोलने दो, देखते हैं ये क्या कहना चाहती है। एनी कर रहा होता है और उसके साथ उसका पिता मार्टिन भी बहादुरी से लड़ रहा होता है। इसी दौरान जीना को होश आ जाता है। वह घायल हालत में करासोव की गर्लफ्रेंड को गोली मारकर खत्म कर देती है। उसी वक्त मार्टिन वहां पहुंचता है और घबराकर कहता है जीना जागती रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन जीना धीरे से कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, और इतना कहकर वह दम तोड़ देती है। उसी वक्त हम करासोव को देखते हैं
जो एनी को अगवा करके एक नाव में बैठकर वहां से भाग रहा होता है। फ्रैंक उसे देख लेता है और तुरंत जेट स्की पर सवार होकर उसके पीछे लग जाता है। करासोव किनारे तक पहुंचता है और कार में बैठकर भागने लगता है, जहां फ्रैंक भी उसके पीछे पहुंच जाता है। यहाँ दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। करासोव